नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के दरवाजों पर जैन जी ने दस्तक दे दी है। वो जैन जी जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि आज की पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती, वो जैन जी जिसका अविश्वास आंदोलन से उठ चुका था, वो जैन जी जिसको सोशल मीडिया पे कहते हैं कि प्रेशर गेम है बस ये, उस जैन जी ने आज दिल्ली में बड़े बड़ों की नींद उड़ा दी है। और इतनी नींद उड़ा दी है कि गोदी मीडिया के चैनलों ने ये खबर प्रसारित करनी पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी सुरक्षा में संसद ले जाया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री और सरकार डर गई हैं? क्या देश की संसद में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं बचा है? क्या देश के पास जो सरकार यहाँ पर है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जिसका इस्तीफा लेने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है? लेकिन एक बात तय है कि कम से कम इस देश के कुछ हजार लोगों ने, कुछ लाखों युवाओं ने जिंदा होने का एहसास करा दिया है। और किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम सब लोग जिंदा हैं। कोई भी सरकार अगर गलत कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, तो लोकतंत्र के मायने इसी में है कि सब लोग विरोध करें उसका। मांग सही है, मांग गलत है, ये बात अलग है, लेकिन सही ये है कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य आज अंधकार में है और सरकार को इसकी फिक्र होनी चाहिए। लोकतंत्र का यही तगाजा है। अभी इस आंदोलन में क्या होगा, कुछ प्रेडिक्शन करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली को इन लोगों ने हिला के रख दिया है। एक आदमी लद्दाख से आया, उसने अनशन किया और उसने अपने इस अनशन से ये फैसला देश की जनता को करवाना था कि गांधी और गोडसे में हम किसको चुनेंगे। तो खुशी है कि कुछ लोग गांधी को चुनने वाले इस देश में हैं। बैरिकेड्स में करंट छोड़े गए हैं, इसकी साउंड आ चुकी हैं, इसकी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। एक लड़का जिसको पुलिस पीट रही है, रैपिड एक्शन फोर्स उसको पीट रही है, वो कहता मारो सर मुझे मारो, और पुलिस उसको गालियां दे रही है। ये फ़र्क है, ये तगाजा है कि हम सब सोचें कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। आप इस पर अपने विचार जरूर रखें। त्यागी जी। हाँ जी। दिल्ली में काफ़ी लोग पहुँचे और ये एक बदलाव है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे भारत के जैन जी में दम ही नहीं है, या वो गांधी के अनशन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस सरकार को परेशानी में डाल सके, इस सरकार को ये सोचने पे विवश कर सके कि इन लोगों की वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से ये नहीं है। तो अब तक के ये जो घटनाक्रम हुए हैं, इनको आप कैसे देखते हो? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो तमाम देश संदिग्ध था, डाउटफुल था इसके बारे में, चूँकि उनके सामने एक बड़ा कड़वा तजुर्बा था अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन का। दूसरे, ये जो आंदोलन है बहुत छोटे से बिंदु पे है सारा, कि पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, उनको रोका जाए, चूँकि उससे लाखों विद्यार्थियों का जीवन जुड़ा हुआ है। कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं था, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। अगर प्रधानमंत्री इसको चाहते तो ये स्थिति, ये नौबत आती ही नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे में से अगर वो 18 मिनट भी इन लोगों को बुला के बातचीत कर लेते शुरुआती ही दौर में, तो ये स्थिति नहीं आती और ये शायद उनके लिए भी सुखद होती। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार, उनकी ईगो और उनकी जो व्यक्तिगत अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, वो इतनी हावी हो जाती हैं सार्वजनिक जीवन पे, सार्वजनिक आचरण पे, कि चीज़ें बहुत गंभीर हो जाती उठा के। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री उनको बुला के या किसी मंत्री को भेज के अगर ये पूछ लेते तो इसमें क्या क्या हर्ज था। अब नड्डा से मुलाकात हो रही है। देखिए, परिवार के मुखिया हैं, वो खुद बताते हैं प्रधान सेवक को, और चाहे कितनी ही कम संख्या हो, इशू कितना ही छोटा हो, लेकिन अगर उनका दायित्व ये बनता है कि उन लोगों को बुला के उनसे पूछ लें क्या है, और उनको केवल ये आश्वासन देना था
वो बात, वो ये कहते हैं ना, सारा दुनिया मेरी बात को सुनती है। और अगर वो उनको प्रेम से ये समझाते हैं कि भाई तुम्हारी बात जायज़ है और मैं इंश्योर करूंगा कि ये पेपर में इस तरह की लीक होने की घटनाएं नहीं होंगी बिल्कुल भी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। और आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप निश्चित रखिए, मुझे भरोसा रखिए, अब मैं ठीक कर दूंगा। एक गारंटी वो जो हमेशा बांटते रहते हैं, मोदी की गारंटी, अगर वो उस समय भी दे देते तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं होना था। चूंकि इस आंदोलन के पीछे कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, राजनीतिक दल, विपक्ष वाले कोई भी साथ नहीं था, और ये चीजें बल्कि उठ के आ रही थी कि सरकार इसको करा रही है। इस आंदोलन की जो परिणति अब हुई है और जो हिंसा हो रही है और बच्चे पीटे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है केवल राजनीति की वजह से। अगर इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाती, और विपक्ष नहीं कर रहा था, सत्ताधारी दल ने ही राजनीति की। कई ऐसे इश्यूज थे जिनको वो दबाना चाह रहे थे, कई ऐसे नेता थे जिनको वो इस माध्यम से निपटाना चाह रहे थे। तो उन्होंने, सरकार ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस आंदोलन का राजनीतिककरण किया और राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता कतई नहीं थी। आंदोलन तो आपने देखा होगा शुरू से भीड़ की दृष्टि से, हमारे यहाँ ये भी दुर्भाग्य है कि एक आदमी अगर कोई आंदोलन करता है, मरता है, उसकी कोई चिंता नहीं करता। हम हर चीज को भीड़ से नापते हैं कि क्राउड नहीं है, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं जा रहे। भाई देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं, उस प्रश्न के साथ, उस मुद्दे के साथ जुड़ी हैं, वो नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। तो क्या आप तभी निर्णय लोगे जब भीड़ आएगी? और आंदोलन शुरू में यही कहते, पिट गया पिट गया पिट गया, है ना, और उसके बाद आंदोलन के बाद पहली बार दिल्ली में दोबारा आंदोलन, तो दूसरी बार जब उनको भी ये लगा होगा शायद बात नहीं बन पा रही, तो वो सोनम वांगचुक को लेके आए। उसके बाद कुछ आंदोलन में थोड़ी सी जान आई, और अब चूंकि 20 दिन से वो लगातार बैठे हुए थे और देश में हर नागरिक ये सोच रहा था कि ये स्थिति अवॉइडेबल है, इसको खत्म किया जा सकता है, बिना मतलब क्यों आप कर रहे हो। लेकिन जो साधारण नागरिक है वो ऐसी सोचता है कि ठीक है यार, बच्चे आप उनसे बात कर लो, इतना बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। भारत के लोगों की मानसिकता यही है चीज़ों को निपटाने की। तो अब उनके मन में एक सहानुभूति वहाँ पैदा हो गई। मैं नहीं कह रहा कि भाई वो तीसरे गांधी हैं या दूसरे गांधी हैं या क्या है, वो इशू ही नहीं है, ये व्यक्तिगत इशू ही नहीं है। सवाल ये था कि एक तो शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की मांग कर रहे थे, जो बिल्कुल जायज़ थी, और नंबर 2, लोकतंत्र में आंदोलन की भूमिका को वो स्थापित कर रहे थे फिर से, और गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। 2 चीज़ें प्रमाणित होनी थी। आज मुझे वही दृश्य याद आ रहा है कि जब 1920 और 30 के दशक में गांधी के लोग जाते थे और वो घोड़े पे सवार होती थी पुलिस, और वो आकर उनको डंडे बरसाती थी। आज वही स्थिति हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री में पर्सनैलिटी कल्ट को ऐसा कर दिया कि वो अपनी पूरी आइडियोलॉजी को खत्म करने पे तुली हुई है। 60 के दशक में धर्मेंद्र जी गो हत्या के मसले पे कुछ साधुओं ने प्रदर्शन किया था, करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, और उस समय गोली चल गई थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं कर रही इंदिरा गांधी, नेहरू को, और आज तक जो उनके वंशज, गली गली में गायों की मतलब जो दुर्गति हो रही है इनकी सरकार में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको 60-70 साल बाद भी आप उस घटना को नहीं भुला पा रहे हैं जिसमें कुछ साधुओं की हत्या होती है, और ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी को करपात्री महाराज ने श्राप दिया था, अभिशाप दिया था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और जब संजय गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, उस समय ये, या इंदिरा गांधी की अपनी जो हत्या हुई, मैंने भारतीय जनता पार्टी और इस धारा के लोगों को कहते सुना है कि वो जो अभिशाप दिया था करपात्री जी ने, ये उसका परिणाम है, उसका नतीजा है। आप लोग हर एक आंदोलन में समाजवादी पार्टी के, समाजवादी जो उस समय का आंदोलन था, उसमें आप कहते हैं हमारी भूमिका रही है, आपातकाल में आपकी भूमिका रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया है। हमें तो लगता नहीं कहाँ लिया, सिवाय राम आंदोलन के, और उसमें भी कुछ ही लोग थे, ये तो थे नहीं। वो तो उसका तो फल मिल चुका है ना, जब आप विपक्ष में हैं तो आंदोलन आपके लिए बहुत जरूरी है, वो अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है, लोकतंत्र का आधार है। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो आप किसी को आंदोलन करने ही नहीं देते। ये तो बूट से कुचलते हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, इस देश ने जो उनका बड़ा कड़वा अनुभव रहा है किसान आंदोलन का, उससे ऊपर अत्याचार नहीं हो सकते थे। और उस समय भी एक संवेदनहीन प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकलना कि वो लोग मेरे लिए नहीं मरे थे, भले इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। कुल मिला के पूरे मामले का पॉलिटिसाइज किया गया इसको।
अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास किया गया। आंदोलन को बहुत शुरुआती दौर में इस बात को निपटाया जा सकता था, जिसे समझदारी ना दिखाते हुए निपटाया नहीं गया। इनको ये लग रहा था जी, कौन आंख उठा के भी कौन देख सकता है इनकी तरफ। यानी ये जो इनको वहम है ना, अहंकार बहुत ज्यादा है इनको। अहंकार है, प्रतिशोध की प्रवृत्ति है कि निपटा लूंगा सबको। और पता नहीं क्या ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं हर चीज को, कि अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे तो ये इनको ये कि सबको मनवा के रहूंगा। देखिए 3 कैटेगरी इन्होंने बना ली है। एक भक्तों की श्रेणी है, उनमें तो दिमाग नहीं। एक बुजुर्ग का वीडियो आया हुआ था जबलपुर का, कोई वो कह रहे सोनू वांगचुक मर जाए तो अच्छा है। इनको ये लग रहा है कि जो हमारे 10-15 करोड़ जो बिल्कुल दिमाग से अलग भक्त हैं वो हैं। कुछ सरेंडर्ड लोग हैं जिनके सरेंडर इन्होंने करा दिए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और वो बहुत बड़ा सेक्शन है, वो चाहे मीडिया का है, एकेडमिक वर्ल्ड का है, वो करा दिया। और तीसरी अब इनको जिद ये है कि अब जो बाकी लोग बचे हैं उनको और कंट्रोल करना पूरी तरीके से। और मैं जो कहता था शुरू में, कई बार मैंने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य एक ओबीडियंट सोसाइटी, आज्ञाकारी समाज बनाने का है, जहां ऊपर से सूचना आएगी और अंत तक कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेगा और इनकी बात को मानेगा। यही तानाशाही की और फांसीवाद की जड़ है सारी की सारी। तो प्रधानमंत्री हर चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। भाई आपकी पर्सनल क्या चीज है? आप खुद ये दावा करते हो मैंने घर परिवार सारी चीजें छोड़ दी। ओम बिरला संसद की मीटिंग बुलाते हैं, सर्वदलीय मीटिंग, वो नहीं बुला रही है। हाँ, क्योंकि वो बुलाएंगे तो नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री को उस बैठक में आना पड़ता है, तो मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं वो। देखिए ओम बिरला हो, बड़े सम्मानित पद हैं उनके, लोकसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उन सबका सम्मान हमें करना चाहिए, हम करते भी हैं उस दृष्टि से। लेकिन उन कुर्सियों पर बैठे हुए जो लोग हैं आज, वो सबसे ज़्यादा भयभीत हैं। आप ये मत समझना, चूंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से हटके निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन एक खौफ ऐसा है लोगों में कि वो अपने जो मन की बात है उसको व्यक्त नहीं कर पाते। दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो क्यों एकाएक बदले गए? कोई आदमी था, वो मुझे नहीं पता उनका अतीत क्या है, लेकिन उन्होंने जो मेरी सूचना है इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था कि जी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने बदला। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो हमें केवल ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि जो वहाँ ओबीडेंट है और उनकी बात मान रहा है कि उसकी अंतरात्मा मर चुकी है। कुछ लोग इस समय इतने मजबूर हैं, विवश हैं, फोर्स किए गए हैं कि वो उनको पालतू कुत्ते की तरह आचरण करना पड़ रहा है। उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शामिल हैं, लेकिन है सिर्फ एक व्यक्ति की सनक और एक व्यक्ति की हनक, बस इसके आगे कुछ नहीं है। उनके लिए ना इस देश का किसान मैटर करता है, ना मजदूर मैटर करता है, ना उनको विद्यार्थी मैटर करते हैं। और ये तो धर्मेंद्र जी, मुझे ताज्जुब होता है कि हमने शुरू में भी कहा था कि ये आंदोलन बहुत ही अपर मिडिल क्लास के बच्चों का है। आमतौर पे ऐसा नहीं है, गरीबों के बच्चे भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के भी आते हैं, लेकिन कुल मिला के इसका जो चेहरा था, आप देखेंगे उसमें IIT से आ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे नेतृत्व कर रहे हैं, कोई M.Tech कर रहा है। ये आम भारत नहीं है। ये उन 85 करोड़ में तो आता ही नहीं जो अन्न पे जिंदा है। तो लेकिन जो मिडिल क्लास इनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसको भी इन्होंने दाव पर लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इनके द्वारा प्रायोजित था? अब BK सक्सेना जो गवर्नर हैं इस समय, LG हैं लद्दाख के, वो पहले दिल्ली में हुआ करते थे, उन्होंने ये बात मान ली। उन्होंने ये कहा है कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने, सोनम ने ये कहा कि दीपके से मेरी मुलाकात सक्सेना साहब के माध्यम से होती है, LG के। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की किसी स्तर पे इंटेलिजेंस संलिप्तता रही, लेकिन जब अब वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही हैं। कहीं ना कहीं मसला बहुत ज़्यादा है। अब सोनम वांगचुक भी ये गलती कर गए। देखिए, आप लोकतांत्रिक माहौल में जब आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आपको विपक्ष को खारिज नहीं करना चाहिए। आपने कहा है कि नॉन BJP नॉन कांग्रेस मूवमेंट होगा, इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। फिर संजय सिंह आते हैं आम आदमी पार्टी के, आप उनका स्वागत करते हैं। फिर आप ये कहते हैं जब आप फंस गए कि सब दलों को ही आना चाहिए। अब आप हॉस्पिटल में ये कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष के नेता नहीं आएंगे वो मुझसे कहें कि अनशन तोड़ दो। वो क्यों आए? समझ से परे है। तो सोनम वांगचुक की जो बदलती हुई भाषा है वो बड़ी अपने आप में अजीब है। या राहुल गांधी के बारे में लोग तय कर, भाई राहुल गांधी का इससे क्या लेना देना है? बावजूद इसके उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद को, मीडिया का जो उनका काम देखते, पवन खेड़ा, उनको वहाँ भेजा इसीलिए।
तो अगर इस चीज़ों को वो कॉन्फिडेंस में लेते, अब सदन में आप करें मसला, सदन में तो पक्ष और विपक्षी है ना। नहीं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात उठा रहे थे हाँ कि दिल्ली में बच्चों को पीटा जा रहा है, उनकी मांग जायज है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और बीच में किसी ने कहा कि राम मंदिर चोरी में भी, चंदा चोरी में भी होनी चाहिए। जब वो ये बोल रहे थे उसी दौरान जो सभापति हैं उन्होंने स्थगित कर दी कल तक के लिए। हाँ कर दी। देखिए उन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करता। धर्मेंद्र जी यहाँ लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री कोई मायने नहीं करते। एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसी की बात चलती है, वो नरेंद्र मोदी है। और किसी का कोई मतलब यह है नहीं। सो नरेंद्र मोदी जी ने ही सारे निर्णय लेने होते हैं और उन्हीं से लोग आशा करते हैं कि ये कोई चीज़ करेंगे, फाइनल उन्हीं का है। लेकिन उन्हें तो अपनी जो उनका बचकाना स्वभाव है, बच्चों वाला, आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 56 वर्ष के युवा हैं, कटाक्ष का सा। तो मैं कहा मैं तो आप तो 76 वर्ष के नॉन बायोलॉजिकल एडोलसेंट हो, किशोर हो, अभी तो 76 साल के। 76 साल का आदमी इस तरह से आपने सामाजिक जीवन में कोई परिवारों में देखा है इस तरह की मजाक करते हुए? नहीं करता। कोई करता है? कोई एक प्रधानमंत्री मुझे बता दो जिसने इतनी सतही बातें की हों और इस अंदाज में की हों भारत के इतिहास में, एक बता दो। नहीं, इसको सदी का सबसे बड़ा मजाक माना जाएगा मोदी। देखिए सबसे धीर गंभीर हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका मुझे नहीं पता व्यक्तिगत जीवन में आचरण कैसा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ना तो चुटकुलेबाजी करी, ना उन्होंने इस तरह के ढोंग रचे, ना इस तरह की छोटी छोटी बातें की। इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा पे सबसे बड़ा आघात पहुंचाया। नरेंद्र मोदी व्यक्ति के रूप में हमने उनसे क्या लेना देना, लेकिन आप 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अपने आप को सबसे लोकप्रिय बता रहे हो, लीडर बता रहे हो, उसके बावजूद आप अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के चलते हुए सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक मुद्दों को आप क्षति पहुंचा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया धरती पर भी, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं किसी बात का। तो ये जो हम शुरू में ये कहते थे कि ये चॉकलेटी से बच्चे हैं, पिज्जा बर्गर खा के पड़े हुए हैं, ये शायद लाठी की मार सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक लड़का, और मैंने वो वीडियो देखा, वो लगातार कह रहा है कि मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। तो मुझे ऐसा लगा जब वो कह रहे हैं मुझे मारो, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे महात्मा गांधी नौजवान होके वहां आ गए, कह रहे मुझे मारो सर, मुझे मारो। हाँ, और वो उसको गालियां दे रहे हैं। हाँ, पुलिस फोर्स के लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये तो खैर हमारी पुलिस की ट्रेनिंग बड़ी अजीबोगरीब है। और चलो पुलिस ने क्या भाई, आदेश मान्य सरकार के, कुल मिला के लाठियां मार सकते हो, गालियां क्यों दे रहे हो उसको? नरेंद्र मोदी पर ही आ जाती है और कुछ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो इसको सियासी रंग दिया है, इस पूरे आंदोलन को सत्ताधारी दल ने ही दिया है, और अपनी बहुत सारी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप संघ का दूसरा मामला आ गया। ONGC ने उनको 670 करोड़ रुपए दे रखे, एलाइड संस्थाओं को दिए हैं जी। अब ONGC जो है वो PSU है, उसमें सरकार का पैसा लगा है, जनता का पैसा है बेसिकली। और मैंने हिसाब लगाया कि जितना उन्होंने पैसा दिया है वो 15 लाख रुपए प्रतिदिन बैठता है। यानी एक ऐसा कोई दूसरा NGO बता दो भारत किसी ने जिसे कोई सरकारी उपक्रम 15 लाख रुपए प्रतिदिन दे रहा है दान के रूप में। और ये एक उदाहरण है। अगर आप भारत के तमाम PSUs की जानकारी कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां से भी हो रहा है। तो ये इतनी बड़ी चोरी है। इतने बड़े बड़े कार्यालय ऐसे थोड़ी बन गए सर, करोड़ों के। ये लाखों लाखों करोड़ की चोरी है। और मोहन भागवत कहते हैं कि हम सरकार से पैसा नहीं लेते, हम इसलिए क्यों ऑडिट कराएं। ये किसका पैसा है? एक दिन इसका ऑडिट भी होगा सर, पर समय अभी आएगा वो, है ना। कि आप इतनी बेरहमी से उनका पैसा आपके संगठन ले रहे हैं। तो इनका ध्येय एकमात्र धन संग्रह योजना पे काम करते हैं ये, और हर तरीके से PSUs के बाद में अब इनको लगा कि शायद ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेंगी, तो फिर धार्मिक स्थलों से चंदा वो करना शुरू हो गया। तो चंदा इकट्ठा करने में तो ये लोग मास्टर हैं। तो पहले कहते हैं जी हम तो गुरु दक्षिणा से जो मिलता है, गुरु दक्षिणा छोड़ो यार, गुरु दक्षिणा तुम्हारे जितने गुरु दक्षिणा है, इतने बड़े बड़े ऑफिस नहीं बनते गुरु दक्षिणा। और इन्होंने इतने, मैं तो पहले ये सोचता था कि 100 के करीब इनके संगठन है, लेकिन अब पता चला 1000 से भी ज्यादा है। और छोटी छोटी चीजें बना के वहां से, यानी आप सरकार से चोरी से पैसा ले रहे हो। RSS चोरी कर रहा है, खुद नहीं रख रहा, अपने बच्चों को बांट रहा है जो है। उसके संगठनों को पैसा मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। उसका क्या आधार है?
उन चीज़ों का। इसका मतलब आप तो लंबे समय से जब से सत्ता में आए हो इसी काम में लगे हुए, लग रहे हैं जी। और धीरे धीरे आपकी चोरियां सामने आ रही हैं। और जब इस तरह की चोरियां सामने आती हैं तो आप विपक्ष को कोई मौका ना दे के बीच में से कोई ऐसी चीज़ खड़ी करा देते हो नॉन पॉलिटिकल कि उससे थोड़ा सा लोगों का गुस्सा निकल जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, और आप अपने उसी काम पे लग जाते हो। तो क्या इतना बड़ा मुद्दा हुआ इस समय मोहन भागवत ने कोई सफाई दी है इस बात की कि वो पैसा देते कैसे नहीं लिया? और ये देखिए, मुझे तो, मैं कल से इस बात से चिंतित हूँ आरएसएस की फंडिंग से कि इस ओएनजीसी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था वो संबित पात्रा था। वो क्या पता भेजा ही इसका मतलब इन्होंने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन पीएसयूज में डाल रखे हैं और कंपनीज इसीलिए में तो डाल डाल रखे रखे हैं, हैं। वो इसीलिए हैं कि आपको कहाँ कहाँ कितनी अमाउंट पैसे देनी देना है। कहाँ पे। तो ये तो मतलब पहले आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए इस एक्सटॉर्शन चला रहे थे। एक एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका ये है, तीसरा जो टेम्पल्स वाला वो है। तो आप भाई, आप पूरे देश से फिरौती लोगे और आपकी जवाबदेही कोई नहीं। और अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा ये गलत है तो आप उसको गोली से उड़ा दोगे या मार दोगे, उसके ऊपर ईडी क्रिएट कराओगे। तो भाई मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप ये कह दो यहाँ लोकतंत्र की किसी को परवाह नहीं है। आप अपने आप को या उसका राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति घोषित करो और इस सारे सिस्टम को बंद करो ताकि सब अपने काम से लगे। ये बहस ही ना हो। लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक चीजों पे हम बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि लोकतांत्रिक नहीं है। अरे जब लोकतंत्र ही नहीं है तो लोकतांत्रिक क्या होगा? तो आप पूरी जनता का ये जो सिर पे वो बोझ लाते फिर रहे डेमोक्रेसी का, इसको हल्का करना है जी। मेरा तो आग्रह है कि लोकतंत्र को आप, लेकिन यहाँ नहीं जरूरत। फिलहाल इतना कह सकते हैं सर जी, कॉकरोच के जो मुद्दा है इसको जितना हल्के में बीजेपी ने लिया उतना नहीं लेना चाहिए था इनको। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है डील कर गए। वही तो मैंने कहा, आप ये देखिए कि अब पुरानी चीजें पता चलती हैं कि सोनम वांगचुक के पिताश्री ने कभी लद्दाख में, लेह में अनशन किया था, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के वहां गई थी, उनको जूस पिला के आई थी। अन्ना आंदोलन में सरकार कैसे दबाव में आ रही थी कि रामदेव को रिसीव करने के लिए वो कांग्रेस सरकार थी जी, वो दबाव में आते थे। नहीं, उनको तो आप कहते हो कि वो तानाशाह थे, देश को लूट के खा गए। और तुम लोग जो खुलेआम गोलियां चला रहे हो हैं, तो किसानों के लिए तुमने क्या क्या काम करे थे? सड़कों पे वो लगा दिए थे, गाड़े थे ना, वो क्या चीजें डाली हैं, किले लगाई थी जी नीचे। हाँ, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सेंसिटिव हो ही नहीं। आपकी व्यक्तिगत, आपकी निजी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, देश से बड़ी है वो, कि आप किसी से बात नहीं करते। यार 18 घंटे आप काम क्या करते हो? यही काम करते हैं जी। आप उनसे, दिल्ली वो लोग हैं, उनसे बातचीत करके इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो कि 2014 से पहले अगर पश्चिमी एशिया में तेल संकट होता तो भारत खत्म था, भारत की रेल ठप पड़ जाती। आपसे एक छोटी सी बात ये सॉल्व नहीं हुई। किस चीज के लीडर हो आप? आप नेतृत्व के नाम पे, तो अब मैं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, लोग समझ जाएंगे। क्या हो आप? शून्य हो। बाबे तो संसद में बैठते हैं जी, वैज्ञानिक अनशन पे बैठते हैं। और मजे की बात यह है कि जो इनके समर्थक हैं, मतलब आज स्थिति ये होगी, बड़ी दयनीय होगी। कई बार हमारे कमेंट्स में भी आती है और कई बार लोग मुझसे व्यक्तिगत बातचीत, बोले आपको नरेंद्र मोदी में कोई एक बात भी अच्छी नहीं लगती। मैंने, यार इतनी बुरी स्थिति होगी तुम्हारी? मैंने, मुझे तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं नरेंद्र मोदी की। किसने कहा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक बात ऐसी है ही नहीं? इसका मतलब उन्होंने कहीं मान लिया है कि वो बात तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कोई एक अगर अच्छी लगती हो हमें भी बता दो। अब ये मेरा काम थोड़ी ये बताने का है। भाई नरेंद्र मोदी के और भी तो भाई हैं, हमको उनके जिक्र करते हैं कभी। हमारे लिए नरेंद्र मोदी कोई महत्व नहीं रखते रत्ती भर भी, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए महत्व रखता है। और आज जो दिल्ली में हुआ है, इस टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों को ये समझा दिया, दिखा दिया है। और हर घर में, विशेषकर मैं बता रहा हूँ, महिलाएं वो रो रही हैं, बच्चों को पिटता हुआ देख रही हैं। तो इन्होंने जितना काम, नारी वंदन कार्यक्रम और ये जो पैसे बांटते हैं ना महिलाओं को, ये उस सब पे पानी फेर दिया आज की तारीख में। औरत के लिए, नारी के लिए भारत की पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब उसके बच्चों पे, उसके बच्चों का मतलब है कि किसी के भी बच्चों पर जब लाठी पड़ती है तो हिंदुस्तान की मां कराती है। धर्मेंद्र प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं कहता हूँ नरेंद्र, उसको कौन है ये धर्मेंद्र प्रधान? भाड़ में जाए, हमने क्या लेना धर्मेंद्र प्रधान से? धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं है, राजनाथ कुछ नहीं है, अमित शाह कुछ नहीं है। मोदी, ये मोदी है, बहुत दूर की सोचता है, भविष्य की जो समस्याएं उनके समाधान को धरती पे उतारता है। वो मोदी जो, जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से यहां भेजा है, जिसे नदियां भी इस देश की जो वो बुलाती हैं
आग्रह करती हैं कि आप आओ, जो विशुद्ध कन्विंस्ड है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। साधारण मनुष्य की बात छोड़ो आप, तो अगर परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों के साथ ऐसा आचरण कर रहा है और फिर भी उसकी आत्मा नहीं कलपती, नहीं करारी, तो मुझे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब जो लोग आंख मूंद के और बिल्कुल अपनी अकल बंद करके उसके पीछे लगे हुए इन चीज़ों के पीछे, वो उनको एक बार ठंडे दिमाग से, उन्होंने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दिमाग नहीं है सर, दिमाग कहीं और, मतलब दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इश्यूज पे बात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वो किसी और दौर के लोग हैं सर, वो एक्चुअली में दया के पात्र हैं। मैं उनसे रोजाना मिलता हूँ, मैं उनसे बहुत करुणा के साथ मिलता हूँ। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं छोड़ी इन लोगों ने कि वो ये सोच सकें। हाँ, तो तभी तो भक्ति शुरू होती है। अंधभक्ति का मतलब ये है कि आपने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और वे यही चाहते हैं सारा का सारा। तो मुझे एक कहीं आशा की किरण ये नजर आती है कि अगर लोग समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी फिलॉसफी पे, पूरी आइडियोलॉजी पे लोगों को संदेह होने लगा, और जो चीजें प्रचारित की जाती इनके बारे में कि ये गीत गा रहे हैं सर लोग वहाँ पे, हाँ सीता माता रो रही है, संगी ये पति के नाम पे चंदा खा गए, वहाँ गाने चल रहे हैं। हाँ, अब सीता का पति कह दिया, ये बहुत, इससे भावनाएं आहत हुई हैं, हर बात से भावनाएं आहत हो रही हैं। इन जो आप जिन बच्चों पे लाठियां बरसा रहे हो, और लाठी खाई है कभी नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में एक बार भी? कोई एक उदाहरण बता दो। हालांकि उस कहानी अगर एक लठ लग जाए ना ठीक से, पता नहीं मुझे सत्यता का, तो क्या है कि जब ये पंजाब में कोई अनशन कर रहे थे, हाँ, और कोई वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, बाद में वो काफी बड़े पद पे भी पहुंचे, उन्होंने इनको कहते हैं कि जमा दिया था एक, तो बाद में वो भी जेल में है, कहीं जेल में है वो, कई मामलों में फंसा दिया वो, तो जेल में। हालांकि पता नहीं, ये मतलब ऐसे सुनने में आता है कि उन्होंने इनको एक टिकाया था और उसका रिवेंज ये निकाला गया कि वो जेल में है। देखो, मुझे तो ये लगता है कि हजारों साल से जो हमारी जनरेशन से वो पढ़ती रही हैं जो चीज़ें, उस सब सिलेबस से बाहर है नरेंद्र मोदी, और इन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हरियाणा में आए और जिस तरह की बातें की, और पंजाब में जाकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया, इतने चिंतित थे, इतने फिक्रमंद थे पंजाब को लेके। ये हमारा नायब सैनी रोज पगड़ बांध लेता है जी, इतना बड़ा। अब ये इसका क्या मतलब है? आप धर्मेंद्र जी ये बताओ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता सबसे बड़ी प्रदेश में ये मान रहा हूँ, और केंद्र में तो है ही, कि आपके यहाँ जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, आप उनके क्लिनिक में जाइए, आपको 4-5 पुलिस वाले नजर आते हैं। पहले तो एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है सर हरियाणा, ठीक है। हालांकि यानी डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है मरीज को, उसे ये लग रहा है कि कोई मुझे मार देगा, ये डॉक्टर बत्रा की जान चलेगी इसमें, वो मेरा कत्ल कर देगा। मैं अभी पिछले जाड़ों में मुझे एक इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं गया था एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पुलिस चौकी है क्या? आगे बाहर गाड़ी खड़ी पुलिस की, अंदर वो 4-5 पुलिस वाले सो रहे हैं, और जहाँ डॉक्टर्स बेचारे बंदूकों के साए के तले ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ आज़ादी की बात कर रहे हो। यानी कोई भी आदमी कह देता 5 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, और वो दिए जाते हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री पंजाब में जाके ये कहता है कि मैं अपराध रुकवा दूंगा, यहाँ पे बीजेपी का राजा। इससे बड़ी और विडंबना क्या है? अरे आप प्रधानमंत्री हो, आप केवल पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब में चूंकि आपकी सरकार नहीं, तो आपने सारी चीजें कह दी, अपने आप दोष देख नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी का। यहाँ मोहन यादव अपने परिवार को जमीन बेच गया ट्रस्ट को, उस पे कोई बोल ही नहीं। अरे आप याद करने लायक नहीं हो, लेकिन याद करो, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री से ये कहता है कि राजधर्म का पालन करो, मुझे अपेक्षा है आपसे, राजधर्म का पालन करो। अटल जी को तो इन्होंने दफन कर दिया पूरी तरीके से। वो रिवेंज बहुत लिया जी उनसे बेचारे। तो छोड़ेंगे किसी को नहीं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। और हमें भी लोग कहते हैं आपका भी नंबर आएगा, बचोगे आप भी नहीं है। अरे इनमें से कोई सिरफिरा ऐसे कोई हरकत कर जाएगा इस तरह की, कुछ नहीं, तो हम तो खुलेआम कहते हैं भैया, अगर हमारी स्वाभाविक मृत्यु ना हो तो उसके बाद इनसे हिसाब कर लेना। हमें तो सच में, हमें तो तय है कि जिस तरह के कमेंट लोग करते हैं, तो हो सकता है किसी दिन किसी को इतना चुभ जाए आगे कि हमारे काम खत्म कर दे। जो विचार विमर्श के मंच होते थे, आपसी संवाद के होते थे, दो विपरीत विचारधाराएं एक साथ मिलकर बात कर लिया करते, वो दौर तो जा चुके हैं, खत्म है, खत्म कहानी है। वो दौर तो पीछे छूट गए। अब तो ये देश में दो ही चीजें हैं, गांधी और गोडसे में से दो ही तरह के फॉलोअर हैं इस देश में, या कोई गांधी को मान रहा है या गोडसे को मान रहा है,
वो बीच वाली कैटेगरी खत्म हो तो गई है। गांधी की इस विडंबना ये है कि गांधी को मारने वाले भी गांधी को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि जैसा भी था वो 30-32-40 किलो का आदमी आज भी भारत में बहुत ज्यादा पूजनीय है, और उसके चूंकि उसे दुनिया मानती है इसलिए इन्हें मानना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि जब राजघाट वगैरह पर जाते हैं या विदेशों में जाते हैं गांधी की मूर्ति के आगे, ये क्या सोच रहे होते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि इस समय क्या सोच रहे हैं, जैसे फूल चढ़ा रहे हैं, उस काश समय हमें ये अंदर पता क्या चल रहा है। पाता, या कोई धीरेन्द्र बाबा हमें बता देता कि इस समय क्या सोच रहेंगे। भाई साहब पता नहीं कितना कष्ट होता होगा, वो अंदर ही अंदर कह रहे होंगे सावरकर जी, गोडसे जी, हमें माफ करना, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि हमें ढोना पड़ रहा है, हमें ढोना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, अभी कॉकरोच दिल्ली में कितना दमदार तरीके से प्रेजेंस और दिखा पाएंगे और सरकार क्या उन जेन्युइन मांगों पे सोचना शुरू करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इतना है कि जिंदा है लोकतंत्र और इसको मानने वाले लोग भी जिंदा हैं, ये देखना एक सुकून भरी बात है। आंदोलन लंबे चलते हैं, आंदोलनों की परिणति में पृष्ठभूमि में राजनीति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हमें इससे एक मुकम्मल राय बनाने में मदद मिलती है कि देश इस आंदोलन के बारे में और सरकार के रवैये के बारे में क्या सोच रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।